नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम डिस्कशन करते हैं तीन स्टॉक्स का, कोल इंडिया, गुजरात मिनरल्स और स्टर्लिंग एंड विल्सन। आज हम तीनों इन स्टॉक्स की चार्ट्स के बेसिस पे इनके फ्यूचर टारगेट्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, इनका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे मनी कंट्रोल के माध्यम से और लेटेस्ट न्यूज़ को देखेंगे। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं। साथ ही अप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए दोस्तों, अब हम इन पर चर्चा शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एंड में हम इनके एग्जैक्ट टारगेट्स और स्टॉप लॉस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं कोल इंडिया की न्यूज़ के बारे में बात करूं तो इन्होंने आज अनाउंस किया था कि इनका जो कोल का सप्लाई की डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई है, ऑलमोस्ट 9.2% बढ़ी है इनकी पिछले थर्ड क्वार्टर में। और इसके पहले इन्होंने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में सेम क्वार्टर में 144.6 मिलियन टन्स की सप्लाई की थी। तो इससे पता चलता है कि कंपनी में थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है। और अगर मैं एक क्वार्टर पहले की कंपेयर करूँ तो उसमें तो ऑलमोस्ट 30% की ग्रोथ हुई है। तो इनका ये ईयर जो इनकी कोरोना की वजह से लॉस हुआ था वो तो काफ़ी कवर हुआ है पिछले 2 क्वार्टर्स में। और अगर मैं मोतीलाल ओसवाल की बात करूं दोस्तों, तो इन्होंने कहा है कि 15 तारीख को इन्होंने कहा था, जब इसकी प्राइस 125 रुपये के आसपास थी, कि आप कोल इंडिया को खरीदो, और टारगेट इन्होंने 190 रुपये के आसपास रखा था। पर्सनली वो मुझे काफ़ी एम्बिशियस लग रहा था कोल इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, बट हम चार्ट के माध्यम से इसको और देखेंगे। अगर मैं दोस्तों इन तीनों स्टॉक्स की प्राइस की डेटा की बात करूं तो तीनों ही स्टॉक्स ने 52 वीक से, अगर मैं कोल इंडिया की बात करूं तो बहुत अच्छी रिकवरी नहीं दिखाई है। बाकी और दोनों जो हमारे स्टॉक्स है वो काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अपने 52 वीक हाई से काफ़ी दूर है। तो इससे पता चलता है कि इनमें भी अभी हमारे पास आराम से हम 10% तक की प्रॉफिट को तो एम कर सकते हैं, और कोल इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। बट ऐसा क्यों है कि इन्होंने रिकवरी नहीं दिखाई है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं अब थोड़ा सा मनी कंट्रोल के माध्यम से इन लोगों को देख लेता हूं। तो दोस्तों, अगर मैं कोल इंडिया की स्ट्रेंथ की बात करूं तो इनके जो भी है, थोड़ा सा जैसे मैंने बताया, इनकी प्रॉफिट बढ़ी है, कंपनी का लो डेप्थ है, कोई ऐसी खास बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है नहीं। वीकनेसेस में मैं देखूं दोस्तों तो एक म्यूचुअल फंड से अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज की है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इनकी थोड़ी सी कम हो रही है, कैश फ्लो इनका कम हो रहा है। तो कोई वीकनेस भी, मतलब कोई कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं लग रही है हमें। सारे पीएसयू वैसे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगते नहीं है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है, तो उतने स्ट्रांग वो बन नहीं पाते हैं। अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो इनका जो अच्छी बात है कि पीई रेशियो इनका बहुत कम है। मतलब अगर मैं इनके पास्ट रिकॉर्ड को देखूं तो अभी ये काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। और जो एक अच्छी चीज़ है कि ब्रोकर्स ने इसको टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है पिछले 3 महीनों में। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इस स्टॉक के लिए। मैं थ्रेट्स की अगर बात करूं तो कोई ऐसा बहुत बड़ा मेजर थ्रेट इसमें प्रेजेंटली दिख नहीं रहा है। बट दोस्तों, कोल इंडिया के शेयर में हमें यह ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हमारे देश में बढ़ावा दिया जा रहा है कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस करना है, तो अगर हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जैसे जैसे फोकस करेंगे तो फिर कोल इंडिया का क्या होगा वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक डाउन ट्रेंड्स में ही है, क्योंकि इसका वही है कि एनवायरनमेंट के लिए ऑब्वियस है, आप कोयले को यूज़ करेंगे तो उतना फ़ायदा तो नहीं है। तो अगर दोस्तों आइए अब हम चार्ट पे इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो इसका लेवल है 150 के आसपास का, ये देखिए, ये इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मैं पास्ट 6 मार्च के बाद के चार्ट को देखूं तो मार्च में इसने जो लो बनाया था अपना 118 के आसपास, उस स्टॉक से भी उससे भी ज़्यादा लो चला गया था ये आपका अक्टूबर में 110 रुपये के आसपास। तो ये ज़्यादा अपना स्ट्रेंथ कभी कवर कर ही नहीं पाया। यहाँ पे इसने कवर किया था, फिर गिर गया, लेकिन उसी लेवल पे फिर कवर किया, फिर ये थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया, लेकिन यहाँ पे ये गिर गया, और अभी ये फिर वापस उसी 150 लेवल के आसपास पहुँच रहा है। और अभी इसकी जो करंट प्राइस है वो 135 रुपये के आसपास है। अगर मैं लास्ट 1 मंथ की ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो ये अपने उस सपोर्ट पे है, तो हम इसको अभी CMP पे खरीद सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। या फिर अगर आप इसमें सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 150 के ऊपर खरीदिएगा, या फिर 125 रुपये के आसपास खरीदिएगा। 150 के ऊपर खरीदेंगे तो आप फिर ब्रेकआउट के लिए खेलेंगे, और फिर हमारा टारगेट इसमें 175 या 200 तक के हो सकते हैं, जैसा कि मोतीलाल ओसवाल जी ने कहा था। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टर्लिंग और विल्सन को देख लेते हैं।
एक चीज़ है, इनकी थोड़ी काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, बट इनका ये है कि इनके Q2 की जो प्रॉफिट है वो 81% इनकी गिर गई थी, तो ये काफ़ी चिंताजनक बात थी। अगर मैं दोस्तों इनकी स्ट्रेंथ देखूं तो इनकी स्ट्रेंथ ऐसा सच कुछ है नहीं, थोड़ी सी प्रॉफिट बढ़ी थी रिसेंट क्वार्टर में, प्राइस का मोमेंटम अभी स्ट्रांग लग रहा है। लेकिन दोस्तों अगर मैं वीकनेस की बात देखूं तो ये जो बहुत बड़ी वीकनेस है कि इनसाइडर ने अपने स्टॉक्स बेचे हैं 1% से ज़्यादा, ये एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। म्यूचुअल फंड से अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज की है, अच्छे से कैपिटल नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, प्रमोटर प्लेज इसमें काफ़ी हाई है। तो ये दोस्तों फंडामेंटली तो ये कंपनी में कुछ मज़ा आ नहीं रहा है, तो इसको हम प्योरली चार्ट के बेसिस पे ही अगर हमें स्टडी करना है तो हम करेंगे, और शॉर्ट टर्म के लिए हम इसे जरूर देख सकते हैं। कोल इंडिया में हमारे पास ये फायदा था कि कोल इंडिया 5 से 10% का आपको डिविडेंड तो दे ही देगा, तो अगर स्टॉक अपनी प्राइस से ज़्यादा मोशन भी नहीं किया तो भी हम डिविडेंड एक एफडी तो समझ लीजिए हमारी हो ही गई। तो कोल, लेकिन वो फायदा हमारे संग उतना नहीं है स्टेर्लिंग एंड विल्सन के संग, और ये फंडामेंटली काफ़ी वीक लग रहा है कोल इंडिया के कंपेरिजन में। अगर दोस्तों मैं चार्ट में उसमें देखूं तो ये जुलाई से मोर और लेस एक ही रेंज में आपका कवर कर टहल रहा है, 212 से 280 की रेंज में। तो अभी ये जो 280 की रेंज है ये काफ़ी अहम रेजिस्टेंस है इसके लिए, तो अगर ये 280 के ऊपर ब्रेक कर देता है तब आप उसे खरीद लीजिएगा, या अगर आप इसमें फिर थोड़ा सा वेट करिए, इस प्राइस पे तो मत खरीदिएगा, या फिर इसको आप थोड़ा सा गिरने दीजिए। 250 के आसपास खरीदने का अगर आप प्लान करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। तो 240 से वैसे 250, 240 से 280 के बीच में तो इसे अभी खरीदने का सेंस नहीं है। इसमें बस आप ये देखेंगे कि लास्ट कुछ टाइम में, कुछ दिनों में इसमें वॉल्यूम में बहुत भयंकर इजाफा हुआ है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पे देखिए एकदम ही लो वॉल्यूम रहती थी, फिर थोड़ी सी बढ़ी बट उतनी नहीं बढ़ी, लेकिन लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस में इसमें वॉल्यूम में बहुत इजाफा हुआ है, तो लोग इन्वेस्टर्स का इसने काफ़ी ध्यान खींचा है अपनी तरफ, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना है आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए बस कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि फंडामेंटली कंपनी में कुछ खास दम है नहीं। शॉर्ट टर्म टारगेट हम इसमें दोस्तों आपके 300 के ऊपर ही देख रहे हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट्स अगर भगवान ने चाहा, कंपनी ने एकदम भयंकर टर्न अराउंड दे दिया तो हमको 500-600 तक की भी देख सकते हैं। प्रैक्टिकली मुश्किल लग रहा है बट इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। अगर दोस्तों मैं गुजरात मिनरल्स की बात करूं तो अगर मैं इस कंपनी की स्ट्रेंथ देखूं तो मेजर स्ट्रेंथ ये है कि कंपनी के पास कोई डेप्थ नहीं है और प्रमोटर प्लेज इसमें नहीं है। वीकनेसेस की मैं बात करूं तो इसमें बहुत वीकनेसेस है, कॉस्ट बढ़ रही है, म्यूचुअल फंड ने शेयरिंग डिक्रीज की है, कैश जनरेशन इनका अच्छा नहीं चल रहा है, तो नेट प्रॉफिट बढ़ रही है, तो ओवरऑल वीकनेसेस बहुत है। फंडामेंटली ये कंपनी कुछ खास नहीं कर रही है। रिसेंट में कोई इनमें ऐसा खास थ्रेट नहीं है कि इनसाइडर ने स्टॉक्स बेचे हो या वैसा कुछ हो, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटीज आप देखिए इसमें काफ़ी है। इनका भी पी रेशियो कोल इंडिया की तरह काफ़ी लेस है, ब्रेकआउट, और इस चार्ट पे अभी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, सेकेंड रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, RSI भी इनका सही चल रहा है, वॉल्यूम इनकी अच्छी चल रही है, तो ये शेयर भी एक अच्छी बाइंग हो सकती है। ये देखिए आप इसकी वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे देखिए कितनी कम थी, फिर यहाँ बीच बीच में इसकी बढ़ी थी, जैसे यहाँ पे 1-2 दिन, लेकिन फिर वो वापस कम हो गई थी। बट इधर देखेंगे आप तो पिछले 1 महीने से इसकी वॉल्यूम काफ़ी अच्छी चल रही है, इसका मतलब लोग इस स्टॉक्स पे ध्यान दे रहे हैं। और ये देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो स्टॉक है अभी अपने ब्रेकआउट के पास है, 54 रुपये के आसपास गया था, फिर वापस आ गया, फिर यहाँ पे पहुँचा, लेकिन ऊपर पहुँचा, सस्टेन नहीं कर पाया, और फिर अभी ये उसी रीजन में है। तो अगर ये आपको 54 रुपये के ऊपर मिले तो ही इसे आप खरीदिएगा, वरना फिर आप अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो फिर 45 रुपये के आसपास खरीदिएगा। ये देखिए ये स्टॉक भी कोल इंडिया की तरह आपका डाउन ट्रेंड में ही है। ये देखिए यहाँ कहाँ वो जो स्टॉक 2017 में 170 रुपये का था, आज वो स्टॉक आपको 54-55 रुपये में मिल रहा है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली कुछ खास अच्छा कर नहीं रही है। तो इसीलिए ये स्टॉक को भी आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मेरा मानना है कि मत लीजिएगा। हाँ, लेकिन अभी प्राइस मोमेंटम अच्छा है तो आप खरीद के इसमें 5-10% की प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम इन स्टॉक्स के एग्जैक्ट टारगेट्स को देखते हैं क्या होने चाहिए। तो अगर मैं गुजरात मिनरल्स की बात करूं तो आप इसे या तो 54 के ऊपर खरीदिएगा या 46-47 रुपये के आसपास खरीदिएगा। शॉर्ट टर्म टारगेट हम इसमें 65 से 70 रुपये का देख रहे हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें 100 रुपये का देख रहे हैं। थोड़ा मुश्किल है स्टॉक के ट्रेंड को देखते हुए, बट आप अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं, और अपने स्टॉप लॉसेस को जरूर ट्रेल करते चलिएगा। स्टॉप लॉस अपना अगर आप 54 रुपये के ऊपर खरीद रहे हैं तो 50 का लगाइएगा, वरना अगर 45 से 47 के बीच में खरीद रहे हैं तो 40 रुपये के आसपास का लगाइएगा। अगर दोस्तों मैं कोल इंडिया की बात करूं तो हम इसे CMP पे खरीद सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि एक छोटा सा ट्रेंड लाइन सपोर्ट इसे मिल रहा था। वरना दोस्तों इसका जो बढ़िया बाइंग प्राइस है वो 120-125 रुपये के आसपास ज़्यादा बेटर है, या फिर अगर ये 150 के ऊपर आपका ब्रेकआउट दे दे तो आप इसे खरीद सकते हैं। मैं CMP पे इससे खरीद रहा हूँ कि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, तो अभी भी हम इसमें खरीद सकते हैं, और ये स्टॉक डिविडेंड अच्छा देता है, तो अगर मान लीजिए 5% डाउन भी हो जाए तो हमारे लिए कोई
उतनी चिंता की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म टारगेट हम इसमें 180 रुपये का देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट हम इसमें 200 से ज़्यादा का देख रहे हैं। स्टॉप लॉस आप इसमें 120 या 140 के आसपास का लगाइएगा, डिपेंड करता है कि आपने किस बाइंग लेवल पे खरीदा है। अगर दोस्तों मैं स्टेर्लिंग एंड विल्सन की बात करूं तो या तो आप इसे ब्रेकआउट होने दीजिए 280 के ऊपर तब खरीदिएगा, या फिर आप इसे 230 में के आसपास जब आपको मिले तब खरीदिएगा। शॉर्ट टर्म टारगेट आप इसमें 300 तक का देख सकते हो, लॉन्ग टर्म टारगेट थोड़ा मुश्किल है अचीव होना, बट आप इसमें 450 तक के लिए एम कर सकते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। स्टॉप लॉस आप इसमें 205 का लगाइएगा अगर आप 225-230 की रेंज में खरीद रहे हैं, और 250 के आसपास लगाइएगा अगर 280 के ऊपर खरीद रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मुझे पर्सनली फेवर में नहीं लग रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर हम आपको द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से मिल जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों कि आपको ये ध्यान रखना है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के अधीन होती है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। साथ ही दोस्तों स्टॉप लॉसेस को जरूर लगाइए, और हमारे जो भी वीडियोज़ है वो ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये हम केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपके मन में जो भी विचार हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम उस पर रिप्लाई करें।